जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजूद डिस्कस करेंगे वो तोशाखाना के हवाले से है। और चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि ये मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे शाह जी के साथ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, वालेकुम अस्सलाम शाह जी जी? मुल्क भाई। की सूरत हाल के ऊपर क्या कमेंट करेंगे, जिसमें तोशाखाना है, फिर और भी काफी चीजें हैं। तो कमेंट करने को रह ही कुछ नहीं गया। अब तो सिर्फ ऐसा है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना जी, कि वक्त को थका देना है। हम्म। तो अब वही सारा कुछ रह गया हुआ है। सिर्फ एक चीज नहीं है, इतनी चीजें अब मुल्क में हो रही है कि और सारी की सारी कोई ऐसी नहीं है जिनमें आप कोई पॉजिटिव पहलू ढूंढें। कुछ पॉजिटिव चीज नजर ही नहीं आ रही है। आपने जिस तरह से इसका जिक्र कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखिए, ये तो केस को लटकाने के चक्कर में थे। कल की हियरिंग जो हुई थी जिसमें ये कह रहे थे जी के, परसों की सॉरी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि हमें आप 15 दिन का टाइम दें, हमने तैयारी करनी है। यानी जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो ये कह रहे थे, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, आप इसको, सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम कल तक का टाइम देते हैं, हम इसको लटकाएंगे नहीं, इसका फैसला करना है। हम्म। यानी वो हुआ, उसी से रिलेटेड था कि सुप्रीम कोर्ट भी केस सुन रही थी। उन्होंने कहा इमरान खान की ना, ये जो सजा के ऊपर और सजा की मुअत्तली के हवाले से उन्होंने अपीलें की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसको किया हुआ अपना दरखास्त दायर की हुई है, पिटिशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी कि पहले हम, क्योंकि लोअर कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का वो सबसे बड़ा आईनी इदारा होता है, कानूनी इदारा होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, हम्म। इन्होंने कहा जी कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला दे ले तो फिर हम करते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक काम किया कि जी उन्होंने कहा जी कि हम इसको जल्द इसका फैसला करना चाहते हैं, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन की दरखास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी और डेली की बेस पे ये केस सुना जा रहा है। हम्म। लेकिन आज भी जो केस की कार्रवाई जितनी सी हुई है उसमें कोई पॉजिटिव बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने बस चल चलाओ वाली बात है, कोई आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा है और वैसा है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें हर शख्स जो है वो एक बेचैनी का शिकार है। लेकिन हमारा जो इस वक्त हुक्मरान तबका है, गो के वो अब पीछे चला गया है, जो 14 जमातें हैं, लेकिन अपना नुमाइंदा एक वो जो सामने छोड़ के गए हैं, जिसको वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, एक्चुअली तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो सारी इन्हीं के साथ मिली हुई है। हम्म। जो पीडीएम में, उसमें भी खासतौर पे नून लीग के साथ, इसको आप यूं कह सकते हैं कि नून लीग के नुमाइंदा हैं। हम्म। तो एनी हाउ इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया, उन्होंने कहा जी कि जब तक वो फैसला नहीं करते, इसलिए तब तक हम इस केस का हम फैसला नहीं करेंगे। गो कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हमारे पास इख्तियार है कि हमें जब अंदाजा हो रहा है कि एक चीज गलत है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ उन्होंने बड़ेपन का एक मुजाहरा किया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे छोड़ दी बात। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके जो वकील हैं, वो जिस तरीके से वो कह लीजिए कि आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उससे देखने में ही ये नजर आता है कि ये इस केस को लटकाने के चक्कर में है, ताकि जितना वक्त गुजर जाए गुजार लें। उधर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो भी वो नई एक पख लेके खड़े हुए हैं। यानी इस लोअर कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर, तोशाखाना केस उसके ऊपर खड़ा हुआ है, उसमें क्या होता है वो देखने वाली चीज है। लेकिन नून लीग के जो कह लीजिए कि हमारे जो वर्दी सबक वजीर आजम गुजर गए हैं, उनका कहना था जी कि हमने सियासी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन ये इससे ज्यादा और चीज है। वो कहते हैं हम सियासत में इंतकाम की नहीं। वो हमेशा से उनका सियासत रही ऐसे है, जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ और जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ कर चुके हैं, ये सारी चीजें वही है। अब सिर्फ क्योंकि इनके क्या कह लीजिए इंटरेस्ट जो हैं वो एक हो गए, इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को बचाने के लिए, ये सिर्फ इक़्तिदार बचाने की लड़ाई है इनकी, जिसमें ये मुबतला हो गए हैं। मैं इसको मुबतला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये उसमें अब बचे हुए हैं। इस वक्त मुल्क में एक ही ऑपोजिशन की जमात है जो कि पीटीआई है। बाकी 14, 15, 16 जितनी भी जमातें हैं वो सब हुक्मरान जमातें हैं। शाह जी, इसलिए कोई पीटीआई ने बिजली जो के है ना बिलों में, आतम एतमाद का भी एक बिल पेश किया हुआ है, उसको आप जी दायर बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कैसे? बिल्कुल ऐसा है। ये आपका एक हक है, इसलिए कि जो कुछ ये
ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती चली जा रही है, उसमें बिल्कुल उन्होंने ये अदम एतमाद का इजहार किया कि हमें इस कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए हमारे जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दें। देखिए, बिल्कुल। ये भी एक मुलजिम का राइट है, जी। उसका है कि उसको जज पे कहता है जी कि मुझे एतमाद नहीं है, इसलिए आप उसको मुंतकिल कर सकते हैं। वो जब भी इमरान करते खान थे साहब वो दोबारा उधर ही भेज देते थे। जी ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नजर आ रहा है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से केसेस को चला रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। वो देखिए ना, कहते उससे हैं कि पहले जी अच्छा मुलजम इससे को जो है ना अपने गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया गया। जी सुप्रीम कोर्ट के तो ये यही लोअर कोर्ट रिमार्क्स हैं। जी ये लोअर कोर्ट में हुआ ना, कि आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस लोअर कोर्ट में भेजा कि जी आप केस का फैसला करें। अब वहां पे देखिए कि जुडिशियल जज साहब का क्या काम है कि जज साहब किसी भी मुलजिम के जो उसके कह लीजिए कि गवाहान की लिस्ट उसने पेश की, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा जी कि ये रेलिवेंट नहीं है इस केस से। ये उनका मेरे नजदीक तो, यानी जिस तरह से कह लीजिए कि जितना सा लॉ मैंने भी पढ़ा है, एक शख्स ने अपने कह लीजिए कि पेश किया अपने गवाहों की लिस्ट, उसमें वो जैसे भी हैं वो कोर्ट का काम है उनको सुने, उसके बाद सुन के फैसला करे कि क्या ये लोग जो थे इस अहल थे, ये जो इन्होंने गवाह पेश किए। जज उसके बाद फैसला करता है, इन्होंने सुने बगैर ही। सेट अब असाइड ये कर चीज दिया, जो एक्स है ये पार्टी फैसला कर दिया। हाँ, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जुडिशरी भी इस वक्त जो है, माजरत के साथ, वो इस निजाम का हिस्सा है जिसमें धौंस धांधली ताकत के जोर पे फैसले किए किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, किए नहीं जा रहे, करवाए जा रहे हैं। हम्म। एनी हाउ, ये एक छोटी सी मिसाल है, इससे बड़ी और एक मिसाल मैं आपको आज देता हूं दूसरी, कि सदर ममलकत, सदर जो है, जिस तरह से कह लीजिए बरतानिया में तो मलका है, बादशाह है, लेकिन यहाँ पे सदर ममलकत जो है वो सबसे बड़ा ओहदा है, वो एक वफाक की अलामत है। वफाक का मतलब यह है कि पूरे मुल्क जो है वो उसका कह सुप्रीम लीजिए कि कमांडर। महवर सदर होता है। सुप्रीम सुप्रीम कमांडर तो कमांडर। फौज का है ना, लेकिन हर ओके। हर इदारे का हेड जो है वो सदर है। सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, अब माजरत के साथ, उन्होंने दरखास्त की, उन्होंने खत लिखा, लेकिन सदर का जो खत होता है वो भी एक्चुअली एक हुक्म होता है। लेकिन ओके। यहाँ पे क्योंकि ना आइन है ना कानून है, चीफ आप इलेक्शन कमिश्नर दरख्वास्त का साहब ने कहा वर्ड जी यूज कि कर रहे हैं, दरख्वास्त का लफ्ज यूज कर रहे हैं। जी माजरत के साथ कर रहा हूं ना कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। यानी मैं बाकी मुल्कों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मुल्क में ना आइन है ना कानून है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सदर से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि यानी अखलाकी तौर पे भी जवाज कोई नहीं है उनका। अखलाकी तौर पे भी यही है कि आप सदर के पास चले जाएं और जाके उनको बताएं कि मोहतरम सदर ममलकत, आप इस चीज को जो आप कर रहे हैं, जो तारीख के हवाले से इलेक्शन की आपने जो मुझे बुलाया है, आप इसके मजाज नहीं हैं। देखिए, सदर ममलकत ने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि तो तारीख शाह जी, तय जब कीजिए, 90 दिन ये के अंदर आप। जब सदर साहब पहले जिन इनको एहतियारात थे 90 दिन के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, तब कौन से इन्होंने इलेक्शन करवाए थे जब इन्होंने जी अनाउंसमेंट भैया, की थी? ये सिर्फ इन्होंने नहीं, सदर साहब ने तो नहीं, सदर साहब ने तो कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया था। मैं ओके। फिर वही आपने जो बात की है, ये एक्चुअली वही बात है कि ना यहाँ पे आइन है ना कानून है। यानी ये जो 13-14 जमातें मिलकर हुक्मरान बनी हुई हैं इस वक्त, सो कॉल्ड, ये ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई, इन्होंने तब भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। अब उससे भी ज्यादा बुरा है कि सदर जो है, कह लीजिए कि आपकी फैमिली में, आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फैमिली यूनिट है, आपके वालिद जो है वो आपको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बात सुनो, और आप कहते हैं ये आप मुझे बुलाने के मजाज ही नहीं है, मैं हम्म। आपके अंडर आता ही नहीं हूँ। हम्म। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वही किया है, और ये अब तक वो ही कुछ करते चले आ रहे हैं जो इनके बॉस इनको कहते चले आ रहे हैं, और इनके बॉस जो हैं वो सबको पता है। अब हम्म। ये हरकत जो है, ये मेरे नजदीक तो ये अखलाकी तौर पे गैर ठीक है या नहीं? अखलाकी, नहीं। ये जी। गैर अखलाकी हरकत है। सदर को आप सीधा सीधा ये कहें जी कि आप इसके तारीख कौन देगा, तो भाई फिर आप अपना आईनी फर्ज पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है
कि 90 दिन के अंदर अंदर जब असेंबली डिसॉल्व हो गई और अगर असेंबली मुद्दत पूरी करके चली गई तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। उनका ये कहना जी कि वो तारीख हम देंगे और ऐसे करेंगे, ये जो आईनी उनका इख्तियार नहीं है। लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर फिर वही कहूंगा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आईनी और कानूनी हो। उन्होंने एक फिर नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, उन्होंने सदर की तौहीन, मैं तो इसे जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन का करके तो फवाद साहब पे मुकदमा कर रखा है, मेरे ख्याल में तो इसमें तौहीन सदर भी आनी चाहिए कि सदर साहब की तौहीन आपने की है। ये सदर एक इंसान नहीं है, सदर एक इदारा है। जिस तरह बरतानिया का जब हमने उसका पॉलिटिकल साइंस में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें पहला जो उसमें जुमला लिखा हुआ है वो ये है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। यानी एक उन्होंने बात यह है कि बादशाह मर गया लेकिन अल्लाह बादशाह को लंबी जिंदगी दे, कि एक शख्स आता है चला जाता है, उसके बाद ये एक इदारा है जो चलता रहेगा। शाह जी, और सदर यही साहब ने होता है अब कि वजारत कानून से भी जो है ना मुआवनत तलब की है कि मुझे इस सिलसिले में गाइड किया जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्स किया है। यार देखिए, इलेक्शन कमीशन की या जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं, फिर वही मैं जिस तरह से पहले कह चुका कि हमारे मुल्क में ना आइन है ना कानून है। ये सारी चीजें जो है ना, ये मादरत के साथ ये इस तरफ इशारा करती हैं कि फिर वही हम जंगल के कानून है हमारे मुल्क में, हम्म। हम किसी बड़े की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम आइन के मुताबिक चलने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ वो चाहते हैं जो हमारा इख्तियार या जो हम चाह रहे हैं वो हो, हम्म। सिर्फ इतनी सी बात है। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये जो इक्तदार से चिमटे हुए लोग हैं जिनको अशराफिया हम कह रहे हैं, ये अशराफिया जो है ना, ये इस मुल्क को यानी जोंक की तरह चिमटे हुए हैं और ये उसको खून चूसते चले जा रहे हैं, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आज की दूसरी इसी से चलते हुए आपने जब बात छेड़ दी तो और इससे जो चलते हुए गलत बातें हैं या मुल्क की तबाही की, इकोनॉमिक तबाही की तरफ जो लेके जा रहे हैं। हम्म। बिजली इन्होंने फिर महंगी कर दी है जी, कोई 3 रुपए कोई 5 रुपए कह रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारों में आई है। पैमरा ने 3 महीने के जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे वो कर दिया है। उससे बड़ी बुरी खबर जो है कि डॉलर जो है वो ऑफिशियली, पहले तो था ना जी कि अब वो आ गया और ऐसा हो गया, कल ट्रिपल तक सेंचुरी इंटरबैंक सुनने में रेट आ रहा है शाह जी, होगी ट्रिपल ये सेंचुरी। कर ली ना। जी। वही बता रहा हूँ कि भाई, तो कल तक जो था वो 299 जो ऑफिशियल रेट था हाईएस्ट वो था। अब ऑफिशियल रेट इंटरबैंक में भी 300 रुपए पे चला गया है। यानी ये जो टोला बैठा हुआ है, ये इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जा रही है या कैसे होगी, कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने को ये तैयार नहीं है। ये अपने खर्चे पूरे करने के सिर्फ चक्कर में है, कर्जे लिए चले जाओ, बैंकों से लो, बाहर से कर्जे आते हैं, उसमें से भी माजरत के साथ कमीशन आता है, कमीशन अपनी जेब में चला जाता है, दैट्स ऑल फोक्स। हम्म। अब ये जो डॉलर के साथ हुआ है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी और ज्यादा अनस्टेबल है। हम्म। अब ये जब आप इसी केयर टेकर सेटअप को आप और लंबा घसीटेंगे तो आप 90 दिन से ऊपर चले जाएगा। जो पहले ही कह चुके हैं जी कि 4 महीने तो हमें लगेंगे डिमार्केशंस में, हम्म। हल्का बंदियों में, उसके बाद फिर 48 दिन और लगेंगे आगे, यानी फरवरी तक चले जाएंगे, फिर फरवरी से भी आगे चले जाएंगे। तो जो नजर आ रहा है ये इलेक्शन तो करवाने के मूड में नहीं है और हम्म। इलेक्शन होने भी नहीं है। उसमें माजरत के साथ आपकी वही इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ ऐसा ही नजर आता है कि उस चीज को तैयार नहीं है। हम्म। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो आपके इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ना। उससे तीसरी जो बुरी हुई है वो ये हुई है कि आपके अमेरिकन जो सफीर हैं वो फिर से उन्होंने वही बयान दिया है कि जी हम पाकिस्तान में जमहूरियत और जब जो इलेक्ट होगा उसके साथ चलेंगे, और एक तरह से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। यही बात बिल्कुल, तभी उन्होंने कहा है लफ्जों में मुल्क उन्होंने की किया कि मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अवाम के जी ऊपर उन्होंने बात की है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसला यही आता है ना कि भाई ये जिस तरीके से कर रहे हैं सारी दुनिया जो है वो आपका एक तरह से ये आपको मजाक उड़ाने वाली बात है कि देखो तुम लोग, हम तुमसे ज्यादा तुम्हारे मुल्क के लिए परेशान हैं, लेकिन बिल्कुल। इनको इस चीज का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा। अब ये चीजें जो है ये फिर वही इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो हुक्मरान हैं।
उनके दिल में या उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मुल्क को स्टेबलाइज किया जाए। उनके ज़हन में सिर्फ ऐसा ही है कि किस तरीके से आप खून निचोड़ सकते हैं अवाम का, और लोग वैसे ही पिसे हुए हैं। आपने और ये बिजली का झटका और दिया है। अब ये देखना यह है कि अवाम का सब्र कब तक चलता है, कब खत्म होता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आपने एक ही ऑपोजिशन देखिए, मुख्तलिफ वक्तों में ऐसा ही होता था ना कि जब पीटीआई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग उठ के प्रोटेस्ट करती थी और हुकूमत को मजबूर करती थी कि बिलों को कम कर दे। अब उसके बाद जब पीपल्स पार्टी आती थी तो नून लीग प्रोटेस्ट करती थी एक दूसरे के साथ। अब इन्होंने ये हाल किया है कि एक ही ऑपोजिशन की जमात है, फिर वही मिसाल कैम्बोडिया की, कि इन्होंने वही काम किया है कि ऑपोजिशन को छोड़ा ही नहीं। अब ऑपोजिशन कोई एक शख्स तो सामने होता है ना जो उठाता है। आपने पीटीआई का कोई लीडर उसको इस काबिल छोड़ा ही नहीं है। आपने उनको मुकदमात बना के अदालतों में ऐसे उलझा दिया है। वो असद उमर हैं, वो क्या दूसरे शाह महमूद कुरैशी शाह हैं। महमूद कुरैशी साहब हैं, सबको आपने उनको वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। और चाहिए, ये लेकिन इन्होंने सारे बंदे जो पकड़ लिए नून हैं। लीग को अभी तक, इनको नून लीग को फिर वही एहसास नहीं हो रहा कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं कल को इनको भी ये भुगतना पड़ेगा, और ये भुगत भी चुके हैं। लेकिन चलिए ये अभी देखिए, तक उस इन्होंने बात सारे, को फिर दोबारा वो समझ कहते नहीं थे कि रहे। यही जड़, यही सारी फसाद की जड़ है। अब देखिए वो उन्होंने खत्म कर दिए, जेलों में डाल दिए। तो अब मुल्क को जो है ना वो राह रास्त पे चढ़ जाना चाहिए था, तरक्की की राह पे गामजा जो गामजन भाई चढ़ हो जाना जाना। चाहिए था ना, उसके लिए जी जी। उसके लिए एक कयादत चाहिए थी जो इस मुल्क में नहीं है। ये नून लीग भी हम्म। कयादत नहीं है, ये सरमायादार। अच्छा, एक और आपको मिसाल देता हूं कि आप देखिए कि अमेरिका में एक ही सरमायादार, जो मेरी इतनी ये 35 साल की जर्नलिज्म की सर्विस में मैंने देखा है, वहां पे एक ही शख्स सरमायादार आया है, हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उन्होंने भी वहां पे क्या गंद फैला दिया है उनकी सियासत में। हम्म। आप देख लीजिए, उन्होंने भी कहा जी कि मैं रिजल्ट नहीं मानता। उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि जी तुम जब जब इजलास हो रहा है उसका, कांग्रेस का यानी उनकी कौमी असेंबली का इजलास जब हो रहा था, उन्होंने कहा जी कि तुम इनकार करो, तुम इसको चैलेंज करो। हम्म। जबकि अमेरिका के अंदर वही जिस तरीके से वो मुल्क है, वहां पे सिस्टम है, एक स्ट्रांग सिस्टम है, उसके तहत उनको पता है कि ये जो रिजल्ट आया है उसमें बिल्कुल ट्रंप साहब जो है वो हार चुके हैं। हम्म। लेकिन ट्रंप साहब ने उसको नहीं माना। फिर जब उसका वो 20 जुलाई का वो जब 20 जनवरी का जब इजलास शुरू हुआ, उन्होंने अपने हामियों को, यानी ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा जी कि ठीक है अटैक कर दो। यानी अच्छा। वो जगह जो असेंबली हॉल है, हाँ जी, कैपिटल उसको कहते हैं जी, कैपिटल हिल, उन्होंने यहां तक कह दिया जी ठीक है अटैक कर दो। अच्छा। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे सरमायादार जागीरदार और उसमें मुल्ला और दूसरे लोग भी जो शामिल हैं, जिनको खानदानी, जिनका निजाम चल ही इसी पे रहा है कि गरीब को उसका खून चूसो और अपने आप को स्ट्रांग करो, वो उसी सिस्टम को चलाना चाहते हैं, उस सिस्टम को वो छोड़ते नहीं है। इसलिए आपकी तरक्की नहीं हो रही है। आपने जो बात की थी कि इकोनॉमी को ग्रो कर जाना चाहिए था, इसलिए कि आपने सारी ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन को खत्म कर दिया, अब आपके रास्ते में रुकावट ही नहीं है। हम्म। आप अपनी मर्जी का जो फैसला करते हैं, आप वही पेट्रोल आपने 300 रुपए पे ले गए, 291 पे, अगली बार वो भी 300 टाप जाएगा। यानी इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो, ये तो कहते हैं ना जी कि वो डॉलर के मुताबिक लेके आए तो उसमें अमेरिका, इंडिया में इतने का डॉलर है और उतना, भाई कंपैरिजन करते हो। उनकी सैलरी के मुताबिक जो लोग वो कमा रहे हैं उसके मुताबिक वो खर्च रहे हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे हमारी जो तनख्वाहों का तनासब है वो उससे बहुत ज्यादा खराब है। डिस्पैरिटी आ गई है, फर्क आ चुका है कि एक डिफरेंस है। शख्स की सैलरी जो है वो जितनी, आप लाख भी रखे तो उसका आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है? कुछ भी नहीं बनता। वो 500 500 600 डॉलर रुपये। भी नहीं बनते हम्म। हैं जी। तो 500 डॉलर में, और आज से कह लीजिए कि 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर एक शख्स की सैलरी वही, अगर वो कह लीजिए लाख थी, तो वो डॉलर के हिसाब से आप करें तो वो कोई $1000 के लगभग तो चला जाता था ना। 1000 1200 बन जाता था। जी, तो अब ये है कि आपकी परचेज पावर खत्म हो गई। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी परचेज पावर इन्होंने खत्म कर दी। महदूद अब हो गई। ये सिर्फ एक ही चीज पे लगे हुए हैं कि पीटीआई को किस तरह से क्रश कर दें, पीटीआई को खत्म कर दें। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब फैसला दिया था
कि ये तोशा खाना का केस जो है वो गलत है, इसका फैसला गलत आया हुआ है। उसमें मरियम साहबा ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने भी शोर मचाया हाँ कि जी बिल्कुल। ये फैसला जो है गलत है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है। तो भाई उसको रिलीफ कहाँ दे रहे हैं आप? अब आज की दूसरी खबर इमरान खान की तरफ से कि जो दहशत गर्दी की अदालत है, जो उसके ऊपर केस बनाया हुआ है कि उसने अटैक करवाया, उसकी साजिश की, उसका प्लान बनाया, जो जिन्ना हाउस, जो कोर कमांडर हाउस पे, उसमें कोर्ट ने, दहशत गर्दी की अदालत ने पुलिस को इजाजत दे दी है कि आप इमरान खान से आप भी सवाल जवाब करें, अच्छा। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ जी। अब बात यह है कि ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपके सिर्फ एक ही नजर में है कि पीटीआई इमरान खान को क्रश करके खत्म कर दिया जाए, उसके बाद शायद इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन शायद का जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि अब पीपल्स पार्टी में और इनमें जो इख्तलाफात है वो वाजे होकर सामने आने लगे हैं। बल्कि यहां तक लोग जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो सबसे आगे थे, जिनको पीडीएम के सरबराह बनाया था, फजलुर रहमान साहब, वो तक इस बात पे कहने पे आ गए कि मुझे इस्तेमाल किया गया है। एक दफा फिर से उन्होंने कहा है, इससे पहले भी इन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया था, अब फिर उन्होंने यही कह दिया कि मुझे इस्तेमाल किया गया है। तो मौलाना को ये चीज समझ आती उस वक्त है जब उनके सर पे से पानी गुजर गया होता है। तो अच्छा। भाई इस मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक करम करे, हम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। मुझे बहुत शदीद खतरा है, अब महसूस होता है कि जो कुछ हो रहा है ये, इसकी कोई, यानी कोई पॉजिटिव आउटकम नजर नहीं आ रहा, ना इकोनॉमिकली ना पॉलिटिकली। यानी आप किसी भी हवाले से देखें तो मुल्क में स्टेबिलिटी आती नहीं नजर आती। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे यार। अब तो बहुत शिद्दत से, बल्कि अब तो मैं कहता हूँ कि इज्तिमाई दुआओं की जरूरत है। जिस तरह से अब वो नमाज इस्तिस्का करवाते हैं ना जब बारिश नहीं होती, अब हमें एक दफा से फिर कुछ ऐसी नमाज किसी जय्यद आलिम से पूछ के ना, इस्लामी आलिम से पूछ के कोई करवानी पड़ेगी, ऐसी कोई दुआएं, कोई नमाजें, कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम दायम रखे। और अब दूसरी जो है वो कि इस मुल्क को खुशहाल करे, अवाम को खुशहाल करे अल्लाह पाक। चले ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।